क्या आप सोच सकते हो कि आज की दुनिया में अमेरिका के सामने उतनी ही बड़ी ताकत आकर सामने खड़ी हो जाए तो क्या होगा? इतिहास में कुछ ऐसा समय था जब दुनिया दो भागों में बटी हुई थी। वो दो भाग कौन से थे? पहला था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। मैं प्रवीण, बाय सिटी क्लासेस। आज हम समझेंगे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के सबसे दिलचस्प चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत। तो स्टार्ट करने से पहले हमें तीन शब्द समझ लेने चाहिए, और तीन शब्द कौन से हैं? पहला शब्द है आपका एक ध्रुवीय, दूसरा है द्विध्रुवीय और तीसरा है बहुध्रुवीय। तो पहला है एक ध्रुवीय। एक ध्रुवीय मतलब कहने का मतलब है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिपोलर। और इसमें जब एक ही दुनिया में मतलब एक दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर का होना एक ध्रुवीय कहलाता है। तो इसमें जैसे कि एक राजा, जिसका एक राजा का शासन होता है। दूसरा आपका दो ध्रुवीय, बाइपोलर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और जब दो बराबर पहलवान आमने सामने हो, जैसे शीत युद्ध का दौर, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने थे और दोनों अपने पावर को दिखाने में लगे हुए थे। तो जिसमें एक पावर सामने आई वो थी अमेरिका। नेक्स्ट है तीसरा बहुध्रुवीय, जिसको मल्टीपोलर बोलते हैं इंग्लिश में। और जब शक्तियां कई देशों में बटी हो, जब पावर है वो कई देशों में बटी होगी, उसको बोल देंगे मल्टीपोलर। तो इसमें एग्जांपल के लिए दे रखा है, आज जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, मिलकर संतुलन बनाते हैं। क्या कर रहे हैं? देश आपस में संतुलन बना रहे हैं। तो ये हो गया आपका बहुध्रुवीय। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ और जापान पर परमाणु हमले के बाद दुनिया सहम गई, और अब मैदान में दो महाशक्ति बची थी। इनके बीच कोई भी बम गोली का युद्ध नहीं हुआ, और बल्कि विचारों की जंग हुई, जिसको शीत युद्ध कहते हैं, या इसको इंग्लिश में कोल्ड वॉर कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो महाशक्ति आपस में आई और उनमें बम गोलीबारी का एक तरीके युद्ध नहीं हुआ, सिर्फ विचारों की जंग हुई, जिसको कोल्ड वॉर कहा गया। अब दोनों की आइडियोलॉजी क्या थी, दोनों के विचार क्या थे? तो पहला जो विचार था यूएसए का गुट, यूएसए की जो गुट है, इसको पश्चिमी गुट भी बोलते हैं। पेपर में आता है पश्चिमी गुट किसे कहते हैं, तो यूएसए को पश्चिमी गुट कहते हैं। और ये कहते थे कि पूंजीवाद कैपिटलिज्म जो है और लोकतंत्र ही रास्ता है। उनका कहना है कि लोकतंत्र को ही अपनाना चाहिए और व्यापार की आजादी होनी चाहिए। यदि हम व्यापार करें दूसरे देश में तो उसकी आजादी हमें पूरी होनी चाहिए। दूसरा है यूएसएसआर का गुट, इसको पूर्वी गुट कहते हैं। और इसमें सबसे पहले कि ये समाजवाद ये यकीन करते हैं, समाज मतलब सोशलिज्म जो यकीन करते हैं कि उनका मानना था कि सब कुछ सरकार का होना बहुत जरूरी है, सरकार के अंडर में होना बहुत जरूरी है, ताकि सब बराबर रहे, मतलब किसी को बड़ा दर्जा ना दिया जा सके और सब इक्वल रहे। नेक्स्ट है सोवियत प्रणाली की ताकत। तो सबसे पहले आपको समझना बहुत जरूरी है कि सोवियत जो संघ है वो एक देश नहीं है, बल्कि 15 गणराज्यों का परिवार है, और इसकी ताकत बेमिसाल है। तो यदि पेपर में आता है क्वेश्चन कि कितने गणराज्य थे, इसमें 15 गणराज्य थे, आपको याद रखना है। रिपब्लिक कंट्री कितनी थी? 15 रिपब्लिक कंट्री थी। और वो रिपब्लिक कंट्री कौन कौन सी थी वो आपको एक तरीके से चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। कोई प्रणाली की ताकत, अब वो ताकत क्या थी? तो पहला जो ताकत थी वो थी अभूतपूर्व अर्थव्यवस्था। इसमें क्या था? अमेरिका को छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत थी, मतलब सोवियत संघ के पास आर्थिक ताकत बहुत ज्यादा थी। सेकंड जो है वो है पिन से लेकर कार तक, मतलब सुई से लेकर कार तक, जहां सब कुछ कहां बनते थे? देश के अंदर ही बनते थे, ना कि उनको दूसरे देश से खरीदने पड़ते थे। नेक्स्ट है सबका ख्याल, मतलब सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की गारंटी भी देती थी, जिसमें और बेरोजगारी जो थी वो बिल्कुल शून्य थी, मतलब बेरोजगारी थी ही नहीं। नेक्स्ट ऊर्जा का भंडार। ऊर्जा का भंडार मतलब तेल, लोहा, गैस के मामले में दुनिया के दादा थे, मतलब इनके पास तेल का भंडार बहुत ज्यादा था और लोहे के भंडार एक तरीके से काफी थे। तो ये उनकी जो चार ताकत है वो आपको याद रखनी है कि सोवियत प्रणाली की चार ताकतें कौन सी थी। नेक्स्ट सिस्टम में दीमक, वीकनेस। किस प्रकार सोवियत संघ में एक तरीके से वीकनेस आती चलेगा और अर्थव्यवस्था का कैसे विघटन हो गया, या कहें सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो सबसे पहला है कि लेकिन बाहर से दिखने वाले फौलाद के सिस्टम में अंदर ही अंदर क्या हो, दरारें पड़ने लगी, जैसे कि तानाशाही, अर्थव्यवस्था कमजोर होना, उपभोक्ता वस्तुओं में कमी, हथियारों की होड़, तकनीकी पिछड़ापन और रूस का दबदबा। ये जो थे सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। तो इसमें मैंने वीकनेस आपको टॉपिक बताया कि सिस्टम में वीकनेस कैसे आती चली। सोवियत संघ में जो वीकनेस आई, पहला था तानाशाही। तानाशाही क्या था कि कम्युनिस्ट पार्टी का राज, जिसने 70 सालों तक राज किया और किसी भी पार्टी का इसमें अधिकार नहीं था।
मतलब कोई और पार्टी नहीं थी, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही राज कर रही थी, 70 सालों तक राज किया उसने। नेक्स्ट है रूस का दबदबा। कहने के लिए 15 देश थे, लेकिन चलती किसकी थी? सिर्फ रूस की चलती थी, जिसके कारण क्या हो, सोवियत संघ का विघटन हो गया। नेक्स्ट है हथियारों की होड़। अमेरिका से बराबरी करने के लिए क्या करा उसने? सारा पैसा बम और हथियारों में लगा दिया, जिससे अर्थव्यवस्था एक तरीके से और खराब हो गई। नेक्स्ट है तकनीकी और पिछड़ापन, मतलब कि ये पश्चिमी देशों से क्या हुआ और पीछे पिछड़ गया, मतलब और पीछे चला गया। नेक्स्ट है उपभोक्ता वस्तु में कमी। उपभोक्ता वस्तु में कमी क्या हुआ? जब अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई तो धीरे क्या उपभोक्ता वस्तु में कमी आने लगी और लोगों को उनकी जरूरतों का सामान मिलना मुश्किल हो गया। और तीसरा नेक्स्ट जो था वो था अंदरूनी कमजोरी। अब क्या हुआ? देश के अंदर ही अंदरूनी कमजोरियां वो एक तरीके से जकड़ रही थी, जिसके कारण क्या सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो आपको याद रखना है कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, या कहेंगे कि सोवियत संघ में वीकनेस कैसे आई। तो आपको ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, तानाशाही, रूस का दबदबा, हथियारों की होड़, तकनीकी में पिछड़ापन और उपभोक्ता वस्तुओं में कमी। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है आपका वो है गोर्बाचेव और बर्लिन की दीवार। गोर्बाचेव जो थे 1980 के दशक में क्या हुआ है, वो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो एक तरीके से नेता बने सोवियत संघ के 1980 में नेता बने, और उसने काफी तरीके से सिस्टम को सुधारने की कोशिश की, परंतु सिस्टम एक तरीके से नहीं सुधरा। नेक्स्ट है इसमें बर्लिन की दीवार। बर्लिन की जो दीवार थी वो 31 अगस्त 1961 को बनाई गई थी। ये आपको याद रखना है, 31 अगस्त 1961 को एक तरीके से बनाई गई, और 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को गिरा दिया गया। और ये दीवार जो थी साम्यवादी और पूंजीवादी का प्रतीक थी। तो ये आपको याद रखना है कि ये दीवार किसका प्रतीक थी? साम्यवादी और पूंजीवादी का प्रतीक थी। ये 150 किलोमीटर लंबी थी, ये भी आपको याद रखना, 150 किलोमीटर लंबी थी, और 128 वर्षों तक खड़ी रही दीवार। तो ये तरीके बर्लिन के बारे में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, तो आपको याद रखना है कि ये दीवार 31 अगस्त 1961 को, मतलब 31 अगस्त 1961 को बनी, और 9 नवंबर 1989 को इसको गिरा दिया गया। और ये 2 उसका प्रतीक थी, साम्यवाद और एक पूंजीवाद का प्रतीक थी। नेक्स्ट इसमें है कि 150 किलोमीटर लंबी थी और 128 वर्षों तक खड़ी रही। फिर आया ऐतिहासिक दिन, दिसंबर 1981 को बोरिस और येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े देश रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने ऐलान किया कि अब सोवियत संघ का क्या हो गया? अंत हो गया है, सोवियत संघ क्या खत्म हो चुका है, और कम्युनिस्ट पार्टी का पर एक तरीके प्रतिबंध लगा दिया गया है और पूंजीवाद को अपनाया गया है। तो ये जो 2 बात थी सबसे मेन की 1981 में क्या हुआ, तो आपको याद रखना कि ऐतिहासिक दिन आया, और उसमें बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े जो देश थे उन्होंने कहा कि जो है सोवियत संघ जो है वो खत्म हो चुका है, और कम्युनिस्ट पार्टी पर एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह एक विशाल महाशक्ति का अंत हुआ और दुनिया एक ध्रुवीय हो गई, जहां सिर्फ अमेरिका का दबदबा बचा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, शॉक थेरेपी ने कैसे देशों को बर्बाद किया, और हम आगे जानेंगे पार्ट 2 में।